लड़ाई बिना हथियार के उपन्यास हिंदी में राहुल पांडे सेल्फ पब्लिश्ड बाय ऑथर इन 2019 all promoting contents screenplay and dialogues are reserved through author Mr. Rahul Pandey 2018 copyright @ Rahul Pandey 2018 पुस्तक की कल्पना के स्वयं रचयिता एवं सर्वाधिकार लेखक राहुल पांडे के पहचान पर दर्ज यह टाइटल एवं कथानक अवतरण का संपूर्ण मालिकाना हक लेखक के पक्ष में निहित है। इसकी नकल बनाना या फिर किसी भांति रूपांतरण अथवा ऑडियो वीडियो या रंगमंची रूपांतरण या कंटेंट से सिमिलर बनाकर व्यापार करना भारतीय कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत और संयुक्त राज्य अमेरिका कॉपीराइट एक्ट 1976 के मानक दंड के अनुसार दंडित किया जा सकता है। ऑल प्रमोटिंग कंटेंट्स स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स आर रिजर्व थ्रू ऑथर मिस्टर राहुल पांडे 2018। अध्याय 8 कथानक क्लाइमैक्स सेशन पर 2027 से 2028 भारतीय कर्णधारों से सामना। दृश्यांक 37 बेनाम पहलुओं का आगाज भारत देश में। दिल्ली राष्ट्रपति भवन मुख्य कार्यालय अनुभाग खंड 6 कॉन्फ्रेंस हॉल, जहां पर राष्ट्रपति डॉक्टर जग्गा राम चंचल ने भारतीय प्रधानमंत्री आर्थर सिसोदिया के प्रार्थनीय निवेदन पर उनकी समस्या को सुनने के लिए उन्हें वहां बुलाया था। यही नहीं, राष्ट्रपति जी द्वारा समस्या को सुनने और प्रत्यक्ष प्रमाणों को देखने के बाद उन्होंने वहां वर्तमान भारतीय गवर्नर गणनायक तेवतिया जी और उपराष्ट्रपति प्रभाकरन को भी बुलवाया। राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर जग्गा राम चंचल ने उस अजनबी की करतूतों को देखने के बाद उसे नजरअंदाज न करते हुए और उसकी मांग को मध्य नजर रखते हुए उनसे कहीं कोई गुस्ताखी न हो जाए, इसलिए उन्होंने भारतीय चीफ जस्टिस अर्थात दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनिरुद्ध सोनकर को भी वहां बुलवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राष्ट्रपति भवन में लगभग सभी बड़ी बड़ी हस्तियां मौजूद हो चुकी थी। वो बस उसके अगले कदम का इंतजार कर रहे थे। वे बस कुछ इस प्रकार बैठे हुए थे कि उन्होंने एक लंबे और चौड़े कॉन्फ्रेंस टेबल को चारों ओर से घेर रखा था, जहां पर एक अत्याधुनिक डिवाइस रखा हुआ था जो 2027 में उपयोग होने वाला दुनिया का सबसे अत्याधुनिक सैटेलाइट मोबाइल डिवाइस और कई अन्यत्र चीजों की ट्रैकिंग में काम आने वाला यंत्र था, जिसे प्रधानमंत्री आर्थर सिसोदिया के मोबाइल फोन से लेकर उनके आवासीय लैंडलाइन और पर्सनल रिस्ट वॉच मोबाइल आदि सभी चीजों को उससे जोड़ दिया गया था। अब वो उसके किसी भी कॉल को ट्रेस कर सकते थे। प्रक्रिया को संपूर्ण हुए कुछ खास वक्त भी नहीं गुजरा होगा कि अकस्मात ही आर्थर सिसोदिया के पर्सनल मोबाइल पर एक नए नंबर से कॉल आता है, जिसको देखते ही उन्हें अंदेशा हो गया कि यह वही होगा। इसलिए वहां बैठे लोगों ने फोन उठाने से पहले ही वही मौजूद टेक्नीशियन को चौकन्ना रहने का इशारा किया और जैसे ही वो अपने काम में लगे, वहां के लोगों ने बिना कोई पल गंवाए फोन उठा लिया। कोई कुछ कहता, इससे पहले ही दूसरी तरफ से उस फोन करने वाले की आवाज आई, धन्यवाद प्रधानमंत्री महोदय जी, आपको पता नहीं आपने मेरा काम कितना आसान किया है। अब से मैं आपको दोबारा परेशान नहीं करने वाला। मुझे पता है कि राष्ट्रपति महोदय समेत बाकी के लोग भी वहाँ मौजूद हैं। फिलहाल मैं राष्ट्रपति महोदय जी से बात करने को काफी इच्छुक हूँ, मेरी उनसे बात कराई जाए। उसने मात्र इतना ही कहा होगा कि आर्थर सिसोदिया को समझ आ गया कि यह कौन है। उसने तुरंत वहां कार्यरत टेक्नीशियन की तरफ को इशारा किया और उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि यह वही है जिसके शिकार के लिए वे यहाँ एकत्रित हुए हैं। इशारा करने के पश्चात उन्होंने उससे कहा, लीजिए वो सामने ही हैं, बात कीजिए। इतना कहते हुए उन्होंने फोन राष्ट्रपति महोदय को पकड़ा दिया। ज्यों ही राष्ट्रपति जी ने फोन कान पर लगाया और कहा, जी कहिए, हमें यहाँ एकत्रित करने का कारण बताएंगे आप? जवाब में उस फोन करने वाले ने कहा, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी को नमन। वैसे हो आप बड़े ही फास्ट, सीधे मुद्दे की ही बात करते हो। अब जब आप इतना जान ही गए होंगे कि मैं क्या चाहता हूँ, तो मैं आपको पहले ही आगाह कर दूं कि मैं आपसे कोई मांग या शर्त नहीं रखने वाला, क्योंकि मैं जो करूँगा या करने वाला हूँ, ना ही उसमें आपकी जरूरत है और ना ही उसे आप रोक सकते हैं। उसके इतना कहते ही राष्ट्रपति महोदय जग्गा राम चंचल ने इसी बीच में ही टोकते हुए कहा, तो आखिर में आप चाहते क्या और आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है?
राष्ट्रपति जी के प्रश्न के उत्तर में उसने झट से कहा, बताता हूँ सब बताता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। इतना कहने के बाद वो रुका और राष्ट्रपति जी की हाँ या ना की प्रतीक्षा ना करते हुए अपना कहना जारी रखा। आपके दाहिने तरफ टेबल पर जो ट्रैकिंग डिवाइस रखी है उसमें स्पीकर ऑन ऑफ का बटन है। आपको उसे ऑन करना होगा ताकि वहाँ पर उपस्थित सभी लोग हमारी बातें सुन सकें और आपको यही प्रक्रिया बार बार दोहरानी होगी जब भी आपसे मेरी बात होगी। मैं आपके अलावा किसी से बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो भी हमारी बातें जानते रहें। उसने अपनी बात को पूर्ण विराम दिया ही था कि तब तक जग्गाराम चंचल न चाहते हुए भी अपनी गरिमा को बचाते हुए उन्होंने स्पीकर ऑन वाले बटन को दबा दिया, जिस वजह से उन दोनों की बातें वहां मौजूद लोग बड़ी ही आसानी से सुन सकते थे। उस प्रक्रिया को पूरा होने के बाद जग्गाराम चंचल ने उससे कहा, आपका काम पूरा हो चुका है, आप बताइए कि आप हमसे क्या कहना चाहते थे। राष्ट्रपति द्वारा आगे की प्लानिंग पूछे जाने पर उसने बिना वक्त गवाए उनसे कहा, अगर आप इतनी जल्दी में हैं तो मैं आपको बता ही देता हूं कि किसी भविष्यवक्ता ने यह जो भारतीय प्रजातंत्र है केवल 100 साल तक ही ज्यादा से ज्यादा कायम रह पाएगा, और आज मैं उसी की बात सच करने जा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे आप सभी का एक ऑटोग्राफ चाहिए होगा। यदि आप लोग हंसकर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें खुद से लेना आता है। रास्ते आप चुन लो कि आपको किस तरफ जाना है। उसके इतना कहते ही जग्गाराम चंचल ने उससे कहा, आप ऐसा क्या करने वाले हैं और हमसे क्या चाहते हैं। जग्गाराम चंचल द्वारा सीधे मुद्दे पर आते हुए उसने पुनः स्वयं को निरंतर रखते हुए कहा, मैंने बताया तो, अगर आपकी समझ में नहीं आया तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, यहाँ प्लेन में मेरे कुछ जर्मन साथी हैं जो मुझे मिस्टर शॉन के नाम से जानते हैं, और ये सब ये भी जानते हैं कि मैं एक इंडियन हूँ, लेकिन जो मैं हूँ वो ये नहीं जानते। खैर, मैं एक इंडियन हूँ, यही इनके लिए काफी है। अब मैं आता हूँ दूसरे मुद्दे पर कि जिस प्लेन में मैं हूँ उसमें फ्यूल मात्र 174 घंटे का ही बचा है, और मैं चाहूंगा कि इस समय अंतराल के अंदर ही इंडिया में एक नया संविधान लागू हो जाए, और मैं यह भी चाहूंगा कि इस दौरान पूर्ण बहुमत से बनी इंडिया की एक पॉलिटिकल पार्टी भी मेरे ही द्वारा क्रैश हो, जो मैं करके ही रहूंगा। उसकी विचारधारा को जान तुरंत जग्गाराम चंचल ने कहा, सुनो मिस्टर, तुम जो भी हो, आपको होश भी है कि आप क्या कह रहे हो। किसी देश का संविधान पलटना और उसे नए सिरे से लागू करना मतलब क्या से क्या हो सकता है। क्या आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि देश की इकोनॉमी का क्या होगा। जग्गाराम चंचल कुछ पलों को वो उसकी बातों से मानो झुझला से गए हों, फिर उन्होंने कुछ पल शांत रहते हुए पुनः उससे बोले, हाँ मिस्टर सॉन, फिलहाल जो चीज असंभव है उसकी बात ही क्या करना। जग्गाराम चंचल कुछ और बोलते इससे पहले ही मिस्टर सॉन गुस्से से तमतमा उठे और जवाब देते हुए उन्होंने कहा, कैसा असंभव काम। जिसको आप असंभव कह रहे हो उस काम की शुरुआत हो चुकी है, और यकीन नहीं हो रहा तो आप पर्सनल ईमेल चेक करो, जिस पर 3 घंटे पहले ही एक ईमेल मिस्टर डीन के नाम से भेजी गई है, उसे देख लो। तब तक मैं आप सभी को सोचने का मौका देता, लेकिन मैं जाने से पहले एक बार फिर से बता देना चाहूंगा कि मैं एक ऐसा संविधान लागू करने जा रहा हूँ जिसकी पहली ही नियमावली में यह लिखा गया हो कि आदि से अंत तक उसमें कोई संशोधन ना हो, और यह संविधान 100-200 या 1000-2000 लोगों ने नहीं लिखा है, और ना ही इसको लागू करने वाले के बारे में कोई जानता है, और ना ही इसे कोई जान पाएगा। हाँ चंचल साहब, मैं उसी संविधान की बात कर रहा हूँ जिसे 30 करोड़ बुद्धिजीवी लोगों ने मिलकर लिखा है, और जिसे पूरा करने में $1 बिलियन का खर्चा हुआ है, और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि यह संविधान किसी ग्रंथ की तरह ही पूजा जाएगा। लोगों को इस पर अटूट विश्वास होगा। अब केवल और केवल राष्ट्रवाद पनपेगा, धर्म और जातिवाद नहीं। इतना कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फोन कटने के तुरंत बाद ही राष्ट्रपति महोदय स्वयं से ही कहे जा रहे थे, इस मामले में केवल एक ही इंसान कारगर साबित हो सकता है, और वो हैं रॉ के रिटायर्ड डायरेक्टर वासु बोस। श्रोताओं से करवद्ध निवेदन है कि लेखक की कला निधानता, क्रियान्वता व उनके श्रम तथा प्रस्तुतिकरण को आपके समक्ष प्रस्तुत करने में की गई तकनीकी संगोष्ठी द्वारा परिश्रम को नजरअंदाज न करते हुए चलचित्र के बखान में अपनी सुझाव दें व सराहनीय कार्य का मूल्यांकन करते हुए उसे पसंद भी करें। उसी क्रम में सूचकांक के चिन्हित बटन को भी दबाएं। परिणामतः लेखक की प्रत्येक रचना समय दर समय क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं तार्किक ढंग से श्रोताओं तक पहुंचती रहेगी। अपनी उदारता दिखाएं। धन्यवाद।